जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और पिछले किस्त इस सिलसिले की उसमें मैं आपको बता रहा था कि वज़ीराबाद जो कि ज़िला गुजरांवाला में होता था, तहसील अब एक अलग ज़िला है, पंजाब का जीटी रोड पे वाक़या है। और शाहजहाँ मुग़ल बादशाह के ज़माने में वो बसा और बड़ा एक कस्बे की सूरत उसने इख्तियार की, एक टाउन की सूरत इख्तियार की। और चिनाब के किनारे पर वाक़े जगह जो है, इसका तज़किरा मैं कर रहा था, आपको बता रहा था कि क्या वहाँ पे किया, क्या शब रोज़ कैसे गुज़रते थे। इंतज़ामी सरकारी ड्यूटियों के साथ-साथ वहाँ की जो लोकल वॉक्स थी, कल्चर था, दरबार का ज़िक्र कर रहा था दाता शाह नूर वली का, जो कि बिल्कुल वज़ीराबाद शहर में वाक़ है। इसी तरह आपको पंजाब में आप कहीं भी चले जाएँ, यूँ तो पंजाब में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में आपको हर गाँव में, हर कस्बे में कोई ना कोई दरगाह या बहुत सी दरगाहें मिलेंगी। क्योंकि ये एक ऐसी रियलिटी है हमारे बिलीफ सिस्टम की, ख़ुसूसन हमारे अवाम के साथ एक जुड़ा हुआ रिश्ता है कि अगरचे कि इसमें वक्त के साथ साथ बहुत तब्दीलियाँ आई हैं और करप्शन भी हुई है और वो बात नहीं रही, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों की मन्नतें मुरादें होती हैं और एक नफ्सियाती उनको जो कॉन्सोलेशन मिलती है, सहारा मिलता है, वो इन दरगाहों पे मिलती है। तो बहरहाल बढ़ते हैं दरगाहों से ज़रा और वो छोड़कर रूहानी मामलात को दुनियावी मामलात की तरफ आते हैं। देखिए, जो अभी तक कितने साल से जो मैं कुछ कर रहा था, 3-4 साल में मैंने क्या सीखा, एक तो इस इंतज़ामी ढांचे की जो सुस्त रवि और इसमें जो तब्दीलियों का एक बहुत वाज़े तौर के ऊपर दिखाई देता था कि तब्दीलियों की ज़रूरत है। लेकिन उसके अलावा जो करप्शन जिसका हरफ़ आम में हर कोई ज़िक्र होता है, पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और अभी नहीं, पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान और उनके बाद जो आने वाले वज़राए-आज़म और फिर फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान, वो भी इसका बार-बार ज़िक्र करते थे। बल्कि कायद-ए-आज़म की अपनी जो तकरीर है 11 अगस्त की, जिसका मैं हवाला दे रहा था, उसमें भी जॉबरी का लफ्ज़ था। जॉबरी होता है कि नौकरियाँ देना, नेपोटिज़्म का भी लफ्ज़ था। तो ये इल्लतें तो हर माशरे में होती हैं और पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है मेरे नज़दीक, वो हाई लेवल करप्शन को तो बिल्कुल उसका ख़ात्मा होना चाहिए और उसकी पूछ-गिछ होनी चाहिए। लेकिन जो आवाम के लिए डे टू डे हर रोज़ की एक मुसीबत जो बन जाती है थाने और कचहरी में, अलगरज किसी भी सरकारी महकमे में, वो एक ऐसा मसला है कि जो हल तलब है। और मेरे नज़दीक तो वो सबसे अहम मसला है, क्योंकि जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे या गुर्बत की हालत में रहते हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा करप्शन हिट करती है। अगर आपने पुलिस वाले को कुछ पैसे देने हैं, पटवारी को देने हैं या किसी और सरकारी महकमे को रिश्वत देनी है, तो आपका तो तबाही फिर जाएगी, आपकी और आपके ख़ानदान की। तो इसलिए ये मैंने अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। मैंने आपको बताया कि किस्सा से, वो जो शैडो स्टेट का भी मैंने जिक्र किया था कि बीच में जो लोग होते हैं अवाम और रियासत के दरमियान, इंटरमीडियरीज जिन्हें कहा जाता है, विचकार जिहड़े लोग होंदे ने, वो किस तरह से इसमें इंडल्ज करते हैं। तो ये मुझे ये आया कि बहुत से लोग चालान, जो ट्रैफिक के चालान होते थे, अब तो निज़ाम बदल गया है। उस ज़माने में हम ही जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, वो उसको फ़ाइन करते थे या उसका फ़ैसला करते थे। तो बहुत से गैर मुतल्लिका लोग वो चालान लेके आते थे ट्रैफ़िक का, और कुछ उसमें लोकल खड़पहंच होते थे, कुछ उसमें लोकल सहाफ़ी भी थे और कम्युनिटी के लोग थे, और वो आके कहते थे, जी ज़रा शफ़क़त फ़रमाएँ, इनायत फ़रमाएँ। और आप उनकी देखा-देखी, आप उनको सुनकर तो चले, ₹100-50 आप टोटल फ़ाइन 1000 तक भी, उससे ऊपर भी होता था। बड़ी गाड़ियों का, ट्रक्स का ज़्यादा होता है, छोटी गाड़ियों का, मोटर बाइक्स का कम होता है, जो कानून में दर्ज था। तो अगर आप रियायत भी देते थे, तो बाद में पता लगता था कि वो बाहर जाकर जो असल साइल है, उससे वो पैसे मांग लेते थे। तो ये निज़ाम इतना एम्बेडेड है। और फिर ख़ुद सरकारी दफ्तरों के अंदर जिस तरह होता है कि हर कोई इस ताक में लगा होता है, छोटे से छोटा मुलाजिम से ऊपर जाकर, कि ये क्या माजरा है, कि क्यों इस कदर जो करप्शन है वो होती है। फिर मैंने ये इनकरेज किया कि जहाँ भी ये जो इंटरमीडियरीज जो बीच के हरकारे, या इवन हत्ता कि अपना जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, वो हर वक्त उस चीज़ में शामिल ना हो, बल्कि आपको डायरेक्ट एक्सेस देनी चाहिए जिन लोगों के मसले हैं। कोई दरख्वास्त है, कोई और मसला है,
तो फिर मैंने अपनी ओपन डोर पॉलिसी, मैंने आपको जिक्र किया, उससे मुझे तो लगा, लोग कहते भी थे कि कुछ फ़र्क पड़ा है, अगरचे कि कोई इसका इंतज़ामी हल नहीं था। एक और जो बहुत बड़ा सोर्स होता है वो ये महकमा माल के हवाले से होता है कि जिसने किसी फ़र्द की कॉपी लेनी है या कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए उनको महकमा माल से, पटवारी से, गिरदावर से, तहसीलदार से, तो उसके ऊपर भी हर एक चीज़ के लिए पैसे कलेक्ट किए जाते थे और किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद अब भी ऐसा ही होता होगा। तो उसके ऊपर फिर आपको बहुत इंटेंस मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी। देखिए, ये जो जायज़ काम होते हैं, अगर उसके लिए भी लोगों को पैसे देने पड़े सरकारी दफ्तरों में, तो फिर उनका एतमाद जो है रियासत से और रियासती मशीनरी से उठ जाता है। और यही पाकिस्तान में हाल है कि इस वक्त लोगों का अवाम और रियासत के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, पावर डिस्टेंस जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, या एक डिस्कनेक्ट या एक खला जो बीच में आ जाती, खलीज जो आ जाती है, वो फिर गुस्से का बायस बनती है। वो रियासत मुखालिफ जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनका भी बायस बनती है। और ये हर चीज़ में होता है। बिजली के बिल ज़्यादा आ जाते हैं, पानी का बिल ज़्यादा आ जाता है और उसका मदावा नहीं होता। जब वो मदावा करने जाएं ख़ानदान, तो वो आगे से कोई उनको रिलीफ नहीं मिलता अनलेस कि वो किसी और को रिश्वत दे के कुछ बिल में कटौती करवाएं या किस्तें करवाएं या कुछ और करवाएं। तो बल्दिया में भी ये सारा वक्त यही अमूर होते थे। बिल्डिंग्स के नक्शा पास करने की फ़ीस, उसकी इंस्पेक्शन की, हर चीज़ के हर लेवल के ऊपर ये मैंने देखा और मुझे इससे बहुत तकलीफ़ दे अमल था। चलिए, मैं 2 को, 4 को, 6 को, 10 को, 12 को तो रोक लूँगा। अब मेरे तो अंडर सैकड़ों लोग काम करते थे, 300 से 500 लोग जो हैं। मैं एक-एक को जाके देखूँगा और फिर उनके नीचे जो स्टाफ होता है, जिनका काम होता है उनको मॉनिटर करना। आप फिर उनको देखते हैं, आप उनको बुलाते हैं, उनको ताकीद करते हैं, पहले प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, मेरे को सख्ती करते हैं, फिर 1-2 सस्पेंशंस करते हैं, 1-2 इंक्वायरियाँ खोलते हैं ताकि कुछ थोड़ा सा एक चेक रहे। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने देखी कि ये एक दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, उसी के मिसदाक ये कोई सिस्टमेटिक चेंज या इंस्टीट्यूशनल चेंज का बायस नहीं बन रही थी। और ये हत्ता कि जो फंड्स भी आते थे, मुझे तो ये यहाँ तक याद है कि मुझे ये पता लगा कि हर साल एक एहतियातन जहाँ-जहाँ नाले और दरिया बहते हैं या जहाँ पे हाईएस्ट फ्लड कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पे फ्लड रिलीफ फंड की एक मद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में फ़ंड जारी करते हैं। अगर वो फ़ंड इस्तेमाल ना हो तो वो लैप्स हो जाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के एंड पे। तो मुझे ये पता लगा कि वो प्रैक्टिस थी कि वो उनको किसी न किसी तरह से रसीदें वगैरह बना के फंड्स दिखा दिए जाएँ कि इस्तेमाल हो गए हैं, और वो आपस में सब तकसीम कर लेते थे। कभी अफसान शामिल होते थे, कभी नहीं भी होते थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए फ्लड रिलीफ कितनी अहम एक एरिया है जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों के कारोबार, माल मवेशी वल्नरेबल होते हैं। और उसके लिए यकीनन अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो आप वो बंद बनाने में या सीमेंट की बोरियां ख़रीदने में या सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग में उसमें काम आता है। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है वो सिविल डिफेंस का भी इंचार्ज होता है, जो कि बिल्कुल ही एक ऐसा महकमा है कि वो ओवर टाइम उस पर तवज्जो ख़त्म हो गई हुई है और बहुत ही उसकी अबतर हालत थी। तो फिर हमने उस पर भी कोशिश की। अब ये जो 2025 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सिविल डिफेंस के महकमे को रिवाइव करना चाहिए, जो कि बहुत अहम लोगों को बचाने का, लोगों की मदद को आने का, सिविलियंस की मदद को आने का एक तरीका है। उसका भी मैंने निज़ाम देखा। स्पोर्ट्स एक बाकायदा तहसील स्पोर्ट्स कमेटी और बोर्ड होता है, वो उसके भी मैटर्स, उसमें एक ऑफिसर भी तैनाती होती है एक दोस्त के साथ और स्टाफ भी होता है। वहाँ भी हालत अजीबोगरीब थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें थी, कुछ ऐसे केसेस आते थे जो कि मेरे इख्तियार ही में नहीं होते थे। मसलन ये जो एरिया है वस्ती पंजाब का, यहाँ से आपको मालूम है और अब तो बहुत ज़्यादा मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग होती है कि यंग लड़के जो है वो डंकी लगा के किसी एजेंट के हाथ बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो ख़ानदान वाले सारा कुछ बेच देते हैं। किसी की गाय है, बकरियां हैं, घर गिरवी रख के कर्जा लेकर साहूकार से। तो बहुत से ऐसे ख़ानदान और माँ बाप आते थे, वो कहते थे जी फ़लाँ एजेंट ने पैसे लिए हैं और बच्चे को नहीं भेजा। अच्छा, फिर ऐसे आते थे कि वो कहते थे जी बच्चे को भेज दिया है लेकिन उसकी कोई इतला नहीं है, 6 माह गुजर गए हैं, कोई ख़त पत्र नहीं है। उनसे पूछते हैं तो वो एजेंट कहता है जी मुझे क्या पता, आप जाएँ यहाँ से, क्योंकि वो सारा काम ही शैडो या इलीगल होता है, अंडर द टेबल वो होता है। तो ये ऐसे केसेस होते थे कि बड़ी दिलखराश वाक़यात होते थे। फिर कुछ के बच्चे जो है वो
फौत हो गए ट्रैवल करते करते, कंटेनर्स के अंदर बंद। 2 ऐसे केस थे जो मैंने देखे कि कंटेनर्स के अंदर उनका दम ही घुट गया, जाते जाते वो बंद कर देते हैं। तुर्की के रास्ते अगर आगे यूरोप भेजते हुए तो वो सारी बात है, वो दरखास्तें मुझे मार्क करनी पड़ती थी FIA को, या पुलिस के पास भी वो इख्तियार नहीं होता था क्योंकि एजेंट्स कहीं और होते थे, या वो गुजरांवाला से कहीं बाहर दूर दूसरे ज़िले में होते थे। तो ये बाज़ अगर इस तरह के बड़े मसाइल आ जाते थे। फिर टेलीफोन के बिल्स, उस ज़माने में मोबाइल अभी आ रहा था, आया नहीं था, तो टेलीफोन के बिल्स का बड़ा मसला होता था। तो मुझे याद है एक खातून थी, वो उनके शौहर बाहर काम करते थे, वो हर दूसरे दिन आके कहती थी मेरे फ़ोन का बिल जो है इसको ठीक करवाओ। अब मैं कहता था कि फ़ोन की कंपनी जो है उसका, उसमें मेरा क्या। उसने कहा नहीं, आपके पास पुलिस है, आप डंडा लेके चले जाएँ। अब डंडे आप पीर तो चलता है पाकिस्तान में, लेकिन ये मेरी नहीं थी तरीक़ाकार काम करने का। लेकिन जो सबसे दिलचस्प केस था वो एक शख्स था अल्लाह दिता, जिसकी के ज़मीन, उसके पुरखों की ज़मीन अंग्रेज़ों ने एक्वायर की थी वज़ीराबाद में रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन बिछाने के लिए। और मेरे ख़्याल से ये 1860 1870 उसके लगभग की बात थी। और उसके पास पूरा पलंदा था जो दरख्वास्तें लिखी गई थी अंग्रेज़ों को, जहाँ पे एक दो अफसरान ने ये कह भी दिया था कि आपको आपकी ज़मीन का मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन फॉर सम रीज़न अंग्रेज़ सरकार ने भी उसको बेचारे को चूना लगाया, और वो मतलब उसके बाप दादा को, और वो आगे से अल्लाह देता जो था वो रोज़ाना मेरे दफ्तर आता था फाइलें उठाकर। तो वो इतना आता था, इतनी वो बातें करता था, उसकी हिस्ट्री मुझे पता लगी कि उससे फिर मेरी एक तरह से दोस्ती हो गई। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उसको कैसे कॉम्पनसेट करूं, क्योंकि ये तो इतनी पुराना केस था, और ये भी रेलवेज डिपार्टमेंट और फेडरल लेवल की एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व थी। बहरहाल उसने फिर मैं एक दिन मुझे कहा कि रेलवे का जो पुल है उसके नीचे अगर आप मुझे ज़मीन नहीं वापस दे सकते तो मुझे कोई ठेला लगाने की इजाज़त दें। वो फिर मैंने पता किया कि तो वो बल्दिया की जुरिस्डिक्शन में आ जाता, तो मैंने उसको इजाज़त दे दी। वो फिर ये हुआ कि रेलवे वालों ने कभी आकर वो उसको हटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो रेलवे वाला, ये चूँकि रेलवे की अब टेरिटरी बन जाती है, तो ये जुरिस्डिक्शनल वॉर्स भी स्टार्ट हो जाती थी। मुझे इस चीज़ का बहुत कलक है कि मैं अल्लाह देता का कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सका। थोड़ी बहुत कुछ अरसे के लिए तो उसने वो अपना वो जगह पुल के नीचे इस्तेमाल की, उसकी कुछ थोड़ी बहुत आमदन हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ा सा ज़हनी तौर पे बीमार हो चुका था, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ बहुत वाज़े थे, क्योंकि वो सारी उम्र से ही इंसाफ की तलाश में सरगर्दा था। अब ये एक इस्तिआरा मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग थे जो कि पूरी पूरी ज़िंदगियां उन्होंने इंसाफ की हुसूल के लिए गुजार दी, और उसमें उन्होंने अपना वकीलों की फ़ीसें दी, जायदादें बेच दी, पागल हो गए, नीम पागल हो गए, सब कुछ लुट गया। और ये मैं समझता हूँ कि एक आम शहरी का अल्लाह दिता जो है वो एक्सट्रीम वर्जन है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के मिलियंस इंडिविजुअल्स हैं या ख़ानदान हैं। और फिर इसी तरह एक माई थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके नेफ्यू एक वकील भी थे कचहरी में, तो वो भी आती थी। आई थिंक उनका झगड़ा अपने भतीजों के साथ था, और वो भी कोई ज़मीन का झगड़ा था। वो ज़मीन वो रहती थी एक गांव में, और वहाँ पे उन्होंने अपनी कोई वो लगाई हुई थी पोल्ट्री की, कुछ डब्बे लगाए हुए थे, वो कोई सब्जियां उगाती थीं। तो भतीजे आगे कहते थे निकल जाओ यहाँ से। बहुत फ्रेल 70s या 80 की होंगी, तो वो भी बहुत आती थी। तो वो इतना आती थी मिलने के लिए, फिर मेरे घर भी आना शुरू हो गई। वो मेरी, जैसा कहते हैं ना, एक मदर फिगर बन गई। खैर, मुझे तो उनकी बातों में बड़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि वो बहुत दिलचस्प खातून थी, और ज़्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं थी, बल्कि सिरे से नहीं थी, लेकिन फोकलोर बहुत उनको पता था। मतलब उनके बामुहावरा पंजाबी वो बोलती थी, ऐसे ऐसे मुहावरे जो मैंने कभी सुने नहीं थे। फिर मैं उसकी बात सुनता था, उनके मतलब पूछता था, और लोगों से पूछता था। खैर, मैंने उनके एक दो केसेस में उनको कुछ रिलीफ दिया, उनकी दूसरी पार्टी को बुला के जो हक बनता था। कुछ चीज़ों पे उनका रिलीफ नहीं बनता था, तो फिर वो नाराज़ हो जाती थी। वो उनका ख्याल था कि ये सरकारी अफसर है, इसके पास डंडा है, ये स्याह को सफ़ेद, सफ़ेद को स्याह कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। कानून की पाबंदी और रूल्स की पाबंदी सभी ऑफिसर्स को करना पड़ती है। तो ये यादगार कैरेक्टर्स हैं। आपको पता है हर शहर में 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं जो थोड़े से हिले होते हैं। हिले से मुराद ये होते हैं कि वो या तो अपनी धुन के मन मौजी मजजूब नुमा लोग होते हैं, वो भी बहुत इस तरह के भी लोग आया करते थे,
या कुछ होते हैं कि जो थोड़े से, जिसे कहना चाहिए कि ज़माने की तपिश ने और हवादिस ज़माना ने उनको इतना तंग किया होता है कि वो सुध बुध अपनी खो खो बैठे होते हैं। तो ये भी बड़े दिलचस्प कैरेक्टर्स होते थे। फिर एक खातून आती थी जो कि वहाँ पे एक सियासी पार्टी की, वो खुद ही सेल्फ अपॉइंटेड विमेंस विंग की सरबराह भी थी। अच्छा, बड़ी वो दिलचस्प खातून थी क्योंकि बड़े धड़ल्ले से, आपको पता है मेरे दफ्तर में ज़्यादातर जो आते थे वो मर्दी होते थे, साहिल जो होते थे। कुछ ख़वातीन आती थी बड़ा बापर्दा होकर और चादर वादर पहन के, कुछ तो नकाब पहन के भी आती थी। तो ये जो थी खातून, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, तो अब तो मैंने सुना कि फ़ौत हो चुकी हैं और इनका बेटे भी कहीं बाहर, करीब एक जर्मन से थे, एक स्विस से। तो ये आती थी बड़ी धल्ले से, बड़ी तैयार त्यूर होके, और टांगा जो है ना, टांगे की सवारी करके आती थी। और वो एन जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पार्क होती थी वहाँ पे टांगा उतरता था, उससे वो एंटर होती थी बड़ी बड़ी, जिसे कहते हैं शान और शौकत से। और अब ज़ाहिर बात है वो थी बड़ी डैडी किस्म की खातून, और उनके भी कोई ना कोई, यहाँ पहले तो शुरू में वहीं अपनी धाक बिठाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि उनका एक्सेस है रियासत के साथ। फिर उनके काम शाम वो लेके आती थी लोगों के, कुछ अपने मोहल्ले के रिश्तेदारों के, चूँकि काउंसलर भी गालिबन किसी ज़माने में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इलेक्टेड भी थी। तो वो लोगों के काम करवाने होते थे कि फ़लाने का ये बल्दिया का ये बिल है, ये नल का नहीं लगा, या वो दीवार की वो नक्शा नहीं पास हुआ, वगैरह वगैरह। तो लेकिन मैंने ये देखा कि वो जो हमारे यहाँ एक मिसोजिनी का ज़ोर होता है, वो लोगों ने मुझे आके कहना शुरू कर दिया, और जो दीगर लोग थे शहर के, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, आप इनसे मिला ना करें, आप इनको दफ्तर ना आने दिया करें। मैंने कहा भाई मैं कैसे ना आने दूँ, मेरे तो दफ्तर हर एक के लिए खुले हुए हैं दरवाजे। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात थी मेरे लिए वो ये कि एज असिस्टेंट कमिश्नर और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्यूनिसिपल एंड टाउन कमेटीज़ और मैजिस्ट्रेट, क्रिमिनल केसेस सुनने का भी जो एक जज होता है, तो उसमें जिस तरह की आपकी लोगों की इमेज होता है आपके बारे में, और लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये डंडा चलना चाहिए, डंडा पीना चाहिए। मुझे हमारे जो एमएनए थे उस वक्त, वो आगे कहते थे यू आर टू सॉफ्ट, यू आर टू लैक्स, हर एक की तुम टाइम देते हो, यू मेक योर सेल्फ अवेलेबल, दरवाज़ा बंद किया करें, किसी को घुसे ना दिया करें, इनको दो आगे से गालियाँ दिया करें जो लोग आते हैं। मैंने कहा मैंने सोचा दिल में आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप मुझे ये पट्टी पढ़ा रहे हैं कि मैं लोगों से बदतमीज़ी करूँ, ये मेरा ना तो शेवा है, ना तहजीब है, और ना मेरी मनसब का तकाजा है। मगर जिस चीज़ से मुझे बड़ा अफसोस होता है, जब पहली बार मैं शहर की, वज़ीराबाद शहर की, अंदरून शहर है, बड़ा कंजेस्टेड था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ आ गए थे वज़ीर आज़ा, तो उन्होंने कहा जी सारी इंक्रोचमेंट्स क्लियर करें। अभी भी 2025 में भी मरीम नवाज़ शरीफ जो कि भतीजी हैं इन्हीं साहब की, वो उन्होंने भी एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट की। हर आने वाला चीफ मिनिस्टर, रूलर की ख्वाहिश होती है कि जी इसका कुछ किया जाए। अब इसकी देर पा बुनियादों पे अपने लोगों को रोज़गार तो देना है। 12 में ऑर्डर ये आया कि आप साफ़ करें। अच्छा खैर, वज़ीराबाद बाज़ार में मसला ये था कि बहुत ही नैरो लेन्स थी, तो वहाँ से तो कोई टांगा गाड़ी गुजर ही नहीं सकती थी, बिकॉज दोनों साइड के ऊपर ठेले लगे होते थे। अच्छा, तो मैं इंस्पेक्शन करने के लिए गया, तो आगे वो जो असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी के आगे टांगा लगा हुआ था। अब मेरे साथ एक गार्ड भी होता था, ड्राइवर भी था, एक आई थिंक कोई और भी बल्दिया का नुमाइंदा पीछे बैठा हुआ था। तो अब हम आगे गए तो टांगे वाला जो है वो रुका हुआ था, उसका घोड़ा जो है वो अड़ गया था, घोड़ा हिल नहीं रहा था। तो जनाब मेरे गार्ड साहब उतरे, उन्होंने कहा तेन पता नहीं एसी की गड्डी आ रही है, अब तुम्हें पता नहीं है कि पीछे एसी की गाड़ी है। उसने जाके टांगे वाले को 2 चुपेड़े लगाई और घोड़े को भी ठुड्डा लगाया। अब इनिशियली तो आपको बड़ी किक होती है कि ओहो आपके लिए रास्ता साफ़ किया जा रहा है, वाह जी वाह, बड़ा ठेका है। फिर सडनली मुझे ख्याल आया कि ये तो बहुत नामुनासिब बात है थप्पड़ लगाना। फिर मैंने उसको गार्ड को कहा, मैंने कहा तुमने ये क्यों किया? उससे कहा अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये तो सुनेंगे ही नहीं, ये तो बड़े वो हो जाएंगे, जिसे कहते हैं हाथ छुट के, उसने पता है क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि बड़े चौड़ हो जाएंगे। तकरीबन हर रोज़ ये फ़ैसला होता था और मुझे रोकना पड़ता था अपने स्टाफ को या पूरे निज़ाम को कि मैं यहाँ पर मार कुटाई और डंडा लगाने नहीं आया, बल्कि मेरा काम है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा हूँ और उसको चलाने के और तरीके भी होते हैं। अब आई होप कि कुछ बदलाव आ गया होगा, ज़्यादा सोशल मीडिया भी आ गया है। अब इस ज़माने में ये मुश्किल होता है, फ़ौरी तौर पे वीडियो लग जाती है,
कि जी तशद्दुद हो रहा है, ये हो रहा है। उस ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो ये अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया की या एक फ्री मीडिया की। तो लोकल प्रेस जो थी उनका भी आपस में यही चक्कर चलता था। मसलन जो बल्दिया थे वज़ीराबाद के, उसके चीफ ऑफिसर के खिलाफ चंद सहाफ़ी हो गए हुए थे, उनकी कोई झगड़ा हुआ था, कोई वो फेवर लेने गए होंगे, नहीं दिया होगा, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ या साथियों के साथ मिल के जो मेन गटर था बाज़ार में उसके अंदर बोरियां डाल दी, जिससे कि पानी सारे के सारा सीवरेज बाज़ार में फैल गया। और वो जब फैल गया रात को उन्होंने रात को खबर लगा दी कि बल्दिया नाकाम, चीफ अफसर की गफलत से पूरे वज़ीराबाद में ताफ़ुन फैल गया, बीमारी फैलने का, हैज़ा फैलने का खदशा, असिस्टेंट कमिश्नर की लापरवाही और गफलत। मैंने कहा कि ये तो कैसे हुआ है, हमने तो अभी, क्योंकि मैंने आते हुए ये भी एक काम था कि मैंने सारी ये भी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि सारी जो पुरानी पाइप और ड्रेनेज था वहाँ पे मुगलिया ज़माने का कुछ ड्रेनेज थी, कुछ उसमें बाद में पाइप्स ऐड हुए थे। तो आते ही जब मैं गुजरा तो मुझे यही मेरा एक इम्प्रेशन था कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ताफ़ुन है, तो उसकी सारी सफाई करवाई। और मैंने कहा ये तो सब कुछ अभी ठीक करवाया था, तो ये क्यों हो गया? तो पता लगा बाद में, मुझे बताया लोगों ने, एक दिन उन्होंने खुद ही आगे कन्फेस कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं एक काम किया सी, मैंने काम किया था, क्योंकि मैंने इस चीफ ऑफिसर के खिलाफ हूँ, इसको आप निकालें, फारिग करें, इसको सस्पेंड करें। मैंने कहा तुमने तो ये बिल्कुल कानून को अपने हाथों में लिया, बल्कि तुम्हारे खिलाफ तो पर्चा बनता है। तो बहरहाल ये एक, या आपको बता रहा हूँ, ये डे टू डे लाइफ ये होती थी। सारे काम करने के साथ साथ ये फायर फाइटिंग भी आपको करनी पड़ती थी हर तरह से लोगों। फिर अंजुमन ताजरान एक बहुत बड़ी बॉडी थी, वो उनके साथ भी चलना पड़ता था। वो उनके बड़े अच्छे रिप्रेजेंटेटिव थे, आते थे, होते थे मेरे पास। शेख साहब थे, लंबी दाढ़ी वाली बारिश आदमी थे, लेकिन बस उनका ये होता था कि जी आप ये उनका होता था कि आप जो इंक्रोचमेंट्स उनकी अपनी हैं उनको तो बचाएं, जो उनकी अपनी नहीं है उनको डंडा लगा के खिलाएं। तो उनकी भी पॉलिसी जो होती थी वो सेल्फ इंटरेस्ट में होती थी। खैर हमारा काम, मेरी तो ये पॉलिसी थी कि बिजनेसेस जो है उनको फ़रोग मिलना चाहिए, वहाँ से रोज़गार जनरेट होता है, उनको तंग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए तो मैं आपको ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, लोकल प्रेस, लोकल बिजनेसेस, फिर बड़े बिजनेस हाउस भी हैं वहाँ पे। वज़ीराबाद अपनी कटलरी के लिए बहुत मशहूर है। ये छुरी कांटा जो बनता है, एक्सपोर्ट भी होता है स्टेनलेस स्टील का, दुनिया में बेहतरीन उसकी प्रोडक्शन होती है। छुरियाँ चाकू भी बनते हैं वहाँ पे, मशहूर है वज़ीराबाद, एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका तक। ये अमेरिका में हंटिंग नाइफ्स जो होती हैं, जहाँ पे शिकारी जाके जंगलों में वो हंटिंग करते हैं, वो सारी वज़ीराबाद से जाती हैं, उसका अक्सर हिस्सा। तो वो भी बड़े बड़े सरमायादार भी वहाँ रहते हैं, तो उनके भी अपने अलग इशू होते हैं। तो उनके अलग बल्दिया, उनके इश्यूज़ बल्दिया से होते हैं, उनकी सफाई, सीवरेज, ये वो वगैरह वगैरह। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग वहाँ पे एक थी दुकान, बड़ी पुरानी, आई थिंक वो भी ब्रिटिश ज़माने की थी, उसका नाम था हाई क्लास बेकरी। हाई क्लास बेकरी जो है वो बड़ी एक इंस्टीट्यूशन था। उसके बिस्किट्स और खताइयाँ और केक्स वो अंग्रेज़ों के ज़माने की रेसिपीज़ चल रही थी, जो केक्स आज भी अगर आप इंग्लिस्तान में जाएं, हाई टी के साथ जो सर्व होते हैं, या पाकिस्तान में जो बड़े क्लबों में मिलते हैं, वो वहाँ की उसकी रेसिपी थी और वो बड़ी मशहूर। तो इसलिए फिर जब भी मैं कहीं लाहौर जाता था तो वहाँ से ख़रीद कर वो बिस्किट तोहफे में लेके जाता था या भिजवाता था अपने घर वालों को, अहबाब को। तो बहुत यादें हैं और ये मैं जारी रखूँगा। ये सिलसिला भी तो मैंने आपको एक स्नैपशॉट दिया है। अगली जो है एपिसोड, उसमें मैं आपको मज़ीद जो वहाँ के देही इलाका जात हैं उनका कुछ जिक्र करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।